देखिए बच्चों, हमने आपको कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, देखो पढ़ाई यदि ढंग से आप पढ़ते हो समझ के तो बहुत आसान है। आप आसानी से उनके सूत्र परिभाषा निकाल सकते हो। देखो हमारा जो चैप्टर है वो है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव। और दूसरा दे रखा है इसमें, एक पार्ट तो ये है स्थिर वैद्युत विभव, और एक पार्ट है इसमें तथा धारिता। यानी इस टॉपिक पर आपको अच्छी तरह से कमांड करनी है। तो एक तो आपको विभव आ जाना चाहिए। जब विभव आपको आ जाएगा तो उसी से रिलेटेड होती है ये धारिता। तो आधे चैप्टर में विभव है और बाकी के में क्या है, धारिता। तो विभव को समझना है हमको। विभव को कैसे समझेंगे, देखो ये सूत्र आप याद कर लीजिए। V बराबर होता है W/Q, या कार्य के लिए निकाल सकते हैं हम W बराबर Q इंटू V। क्लियर। अब तुम्हें मान लो परिभाषा बनानी है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको यदि सूत्र आ जाता है कोई, तो सूत्र से आप आसानी से परिभाषा बना सकते हो, मात्रक और विमा लिख सकते हो उसकी, और न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। तो इस पार्ट के लिए एक सूत्र तो यह है V बराबर W/Q। अब यहाँ पर W क्या है ये आपको समझना है। देखो W जो होता है वो कार्य है, और कार्य हम अच्छी तरह से जानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन के लिए आप S ले लो या क्या ले लो, D। और ये कैसा गुणनफल होता है, डॉट गुणनफल। इस पे भी हम वेक्टर लगा देंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बटे आ जाएगा Q। अब आप इसको पुरानी पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश कीजिए तो बहुत आसान लगेगा आपको। आप ये देखिए कि कार्य का जो सूत्र है ये हम छोटी क्लासों में ही जानते थे। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बस इस टॉपिक में एक Q आया है नीचे, ठीक है। और आवेश को हम पहले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ तो लिया है हमने, लेकिन हमें यह समझना है कि आवेश क्या क्या काम करता है। तो हमने सबसे पहले देखा था आवेश द्रव्यमान की तुल्य राशि होती है। यानी कक्षा 11वीं में हमने जो द्रव्यमान पढ़ा है उसी के तुल्य राशि क्या है, Q। तो द्रव्यमान क्या उत्पन्न करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र से आ जाएगा गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वैसे यहां पर हो जाएगा, देखो आवेश से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। आवेश से उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और उसका सूत्र आया था E बराबर KQ/R²। अब विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है, देखो विद्युत क्षेत्र से आवेश पर एक बल लगता है जिसे कहते हैं हम विद्युत बल। और इसका भी हमने सूत्र सीखा था, F बराबर होता है QE। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा QE वेक्टर। तो हम समझ गए आवेश से क्या उत्पन्न हुआ। यहां पर आवेश लिख देता हूं मैं। तो आवेश से उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, और उस बल का सूत्र होता है ये। यदि आवेश ही आवेश पर बल लगाए तो उसके लिए हमने सूत्र सीखा था, आवेश विद्युत बल लगाता है, और विद्युत बल का सूत्र हमने दिया था कूलाम के नियम से। F बराबर होता है K पहला आवेश
दूसरा आवेश और बीच की दूरी का स्क्वायर। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहां पर आ जाएगा आर कैप। ये स्थिति सदिश को बताता है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं यानी आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और विद्युत क्षेत्र से आवेश पर क्या लगता है, बल। एक आवेश दूसरे आवेश पर भी बल लगाता है और हम इन दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इन्हीं से रिलेटेड जब विद्युत क्षेत्र आ जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और हम जानते हैं बल क्या करता है, कार्य, क्योंकि हम सीख चुके हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और यदि वो किया गया कार्य एक आवेश पर हो जाए, यानी Q की जगह मैं कितना लिख दूं, एक, Q की जगह एक लिखते ही कार्य हमारा किसके बराबर हो जाता है, विभव के। आप देख रहे हो ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल उत्पन्न हुआ और बल से क्या होता है, कार्य। और यदि ये किया गया कार्य एकांक आवेश पर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभव। यानी हम समझ गए हमें विद्युत विभव सीखना, यानी क्या सीखना है, कार्य है। और वो कार्य किस पर होना चाहिए, एकांक आवेश पर। अब हमें पता है आवेश कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का। पॉजिटिव आवेश भी होता है और दूसरा होता है नेगेटिव आवेश। तो समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो मैं इनसे ये देख सकता हूं, यदि धनावेश के पास मैं दूसरा धनावेश ला रहा हूं तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा और मुझे लाने के लिए इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो यदि मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है तो कार्य भी कितने टाइप के हो गए, दो। और इस कार्य को देखो हम स्वयं कह सकते हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा, ये प्लस है और प्लस ही आवेश हम इसके पास ला रहे हैं, विरोध करना पड़ रहा है, तो ये कार्य हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। और यदि हम इसके पास कोई नेगेटिव आवेश लाएं तो देखो लाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं उसको आकर्षित कर लेगा। यानी हम ले जाना नहीं चाहेंगे तब भी उसे वो खींचेगा अपनी ओर। तो हमने काम नहीं किया, आवेश स्वयं काम करता है, यानी स्वयं खींचेगा इसकी ओर। तो ऐसे कार्य को हम कैसे कह देंगे, ये कार्य हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। अब यदि आवेश हो ही ना यहां, तो पहले से यदि कोई आवेश नहीं मौजूद है तो हम देख के कह सकते हैं कि हमें कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसी से हम विभव को बता सकते हैं। और मैंने आपको कल लिखाया था कि कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। लेकिन कब, जब वो आवेश एकांक हो। ठीक है। तो विभव भी दो प्रकार का हो जाएगा, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। जब आवेश हमारा मौजूद नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, और बल ना होने की वजह से कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो विभव शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आपको ये चीज सीख लेनी है। मैंने आपको बताया था कार्य दो प्रकार के होते हैं, तो विभव भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कह देंगे हम धनात्मक विभव और दूसरे को कह देंगे हम ऋणात्मक विभव। पहला पॉजिटिव कब होगा, धनात्मक विभव
धनात्मक विभव होने के लिए आवेश पर कार्य होना चाहिए, आवेश पर कार्य। और ऋणात्मक होने के लिए, ऋणात्मक के लिए आवेश स्वयं कार्य करेगा। आवेश पर कार्य हो या आवेश के द्वारा, यह शब्द आपको ध्यान रखना, आवेश के द्वारा कार्य हो या आवेश स्वयं कार्य करे। आप ध्यान दीजिए हमने कैसे निकाला, देखो विद्युत विभव समझ में आ जाएगा, आगे आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विभव को जोड़ा हमने कार्य से, और कार्य हम पहले से जानते हैं, बस हमको आवेश को क्या करना है, एक। तो कार्य दो प्रकार का, तो ये भी दो प्रकार का हो जाएगा। जब आवेश पर काम किया जाता है तो पॉजिटिव, और आवेश के द्वारा कार्य किया जाए, आवेश स्वयं कार्य करे, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक कहते हैं। अब ये जो धनात्मक विभव है इसको हम क्या मान लेते हैं, उच्च विभव। जब इसको उच्च विभव मान लिया है तो अपने आप ये ऋणात्मक विभव है, ये क्या हो जाएगा, निम्न विभव। तो आप आसानी से बता सकते हो कि धनावेश कौन से विभव से कौन से विभव की ओर जाएगा। देखो ये उच्च विभव है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से यहां पर धनावेश बहुत ज्यादा है, वैसे है नहीं, वास्तव में तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी, लेकिन हम मान सकते हैं यहां पर धन बहुत ज्यादा है और यहां पर धन बहुत कम है। तो हमेशा नियम है प्रकृति का कि जो चीज जहां ज्यादा होती है वहां से कम की ओर जाती है। तो हम कह सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश क्या करेगा, गति करेगा। इसी का उल्टा हम लेना चाहें कि ऋणावेश किधर जाएगा, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं ऋण कहां ज्यादा होंगे, निम्न विभव पर, और कमी कहां होगी उनकी, उच्च विभव पर। मैंने आपको पहले ही समझाया था, फिजिक्स इज नेचर। आपके नेचर समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकते हो। तो मैं कहूं बताइए ऋण आवेश कौन से विभव से कौन से विभव की ओर जाएगा, तो आप दिमाग लगाइए ऋण विभव ज्यादा कहां है, उच्च विभव पर ज्यादा है या निम्न विभव पर। तो हम कह सकते हैं विभव का मान कम है, कम बोले तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा है तो जो ऋणावेश है वो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो एक तरीके से हमें ये दिमाग दौड़ा के हम ये पता लगा सकते हैं कि आवेश इस विभव की वजह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यदि विभव में अंतर है तो आवेश क्या करेगा, गति करेगा। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं आवेश को यदि गति करानी है तो विभवांतर उत्पन्न कर दो, यानी अंतर से इस आवेश की क्या होगी, गति होगी। और किस में अंतर करने से, विभव में अंतर करने से। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये विभव बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है और एक तरीके से ये एक आवेश, एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही है। इससे हम विभव को और जो भौतिक राशि हैं उनसे जोड़ सकते हैं। देखो इसमें आवेश गति कर रहा है तो सबसे बढ़िया उदाहरण होता है प्रकृति में पानी की गति। तो पानी की गति से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी कहां से कहां को जाता है, उच्च तल से। पानी की जो गति है वो होती है उच्च तल से निम्न तल की ओर।
क्लियर? तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो काम पानी में तल करता है, देख के ही पता लग गया हमको, आप खुद ही सोच लो, हम ये चीज को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी से हमने 12वीं का ये टॉपिक जोड़ दिया, विभव। देखो उच्च से उच्च मिल रहा है, निम्न से निम्न मिल रहा है, तो हम वैसे ही देख के कह सकते हैं कि जो तल है वो किससे मिल रहा है, विभव से। तो पानी के अंदर जो काम तल करता है, वैसे ही हमारे चैप्टर में आवेश के लिए कौन काम करेगा, विभव। तो हम आसानी से इसको जोड़कर समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, वायु भी बहती है, गैसें गति करती हैं, तो यहां पर हो जाएगा देखो उच्च दाब, क्या कह सकते हैं हम, उच्च दाब, और ये हो जाएगा निम्न दाब। यानी जो वायु में गति होगी वो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तल है ये किसके समतुल्य राशि हो जाएगी, दाब के, और तल एक तरीके से हम कह सकते हैं ऊंचाई, क्या हो जाएगी ये, ऊंचाई। ऐसे ही ऊष्मा भी गति करती है, और ऊष्मा कहां से कहां को गति करेगी, उच्च ताप से। आप देख रहे हो हम कई राशियों को एक साथ जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक साथ 3-4 भौतिक राशियों को सीख सकते हो और बिल्कुल समतुल्य हैं। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कौन गति करता है, ऊष्मा गति करती है। पानी किधर गति करता है, ऊंचाई से नीचाई की ओर, यानी उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करता है। ऐसे ही हम दाब में लिख सकते हैं, जो गैसें हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मेरी समझ में ये आ गया कि दाब, ताप, ऊंचाई और विभव एक तरीके से तुल्य राशि हैं। जो काम द्रवों के अंदर ऊंचाई करता है, जो काम गैसों में दाब करता है, या ऊष्मा के अंदर हम लें तो जो काम ताप करता है, वही काम यहां पर हमारा क्या करता है, विभव करता है। तो विभव इक्वल टू हो जाएगा ऊंचाई। आप समझ सकते हो, ये दिमाग में बैठा लो, उच्च दाब, उच्च ताप, ऊंचाई, ये सब विभव के तुल्य राशि हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में ये आ गया होगा कि विभव क्या चीज है। और हम ये लिख रहे थे कि जो विभव है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और दूसरा कैसा होता है, ऋणात्मक। आवेश पर कार्य धनात्मक, आवेश के द्वारा कार्य ऋणात्मक। हम एक बार से इसकी परिभाषा भी देखो यहां से बना सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने Q बराबर 1 किया, तो Q बराबर 1 करते ही V बराबर किसके हो जाता है, W के हो जाता है। तो मैं इसको कह सकता हूं, एकांक आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा B बराबर W। दूसरा हमने जो आपको बताया था परिभाषा, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये तो हमारे बात समझ में आ गई कि आवेश होगा तो उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत विभव। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र है उसको उत्पन्न करने के लिए केवल अकेला आवेश काफी है, और आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो उसके लिए 2 आवेशों की आवश्यकता होती है।
तो देखो विभव की परिभाषा के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपने साइड में ये तो लिख लेना V बराबर होता है W/Q। इससे आप बना सकते हो, यानी कार्य करोगे कब, विभव आएगा तब। ठीक है, तो W बराबर आ जाएगा Q इंटू V। कार्य कब करोगे, विभव के लिए। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। मैं यहां पर एक आवेश ले लेता हूं और इस आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब ऐसा बिंदु देखिए आप जहां पर ये कोई बल नहीं लगा रहा हो, तो उसके लिए हम दूरी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो वो दूरी है अनंत, यहां पर ले लेते हैं हम, अनंत दूरी है, क्योंकि हमने 11वें में भी सीखा है स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का मान अनंत पर क्या होता है, शून्य होता है। स्थित ऊर्जा इक्वल टू कार्य, यानी हमें वहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और कार्य ना करने के लिए बल का मान क्या होगा, शून्य। तो यहां से मैं किसी आवेश को इस क्षेत्र में लाता हूं, तो ये विद्युत क्षेत्र है, और हमें यह पता है कि विद्युत क्षेत्र सिर्फ किस पर बल लगाता है, आवेश पर। तो आवेश को यदि मैं इस क्षेत्र में लाऊंगा तो वो इस आवेश पर बल लगाएगा, और उस बल के विरुद्ध मुझे लाने में आवेश पे क्या करना होगा, कार्य। तो वो धनावेश है, तो इसे भी हम क्या ले लेते हैं, धनावेश ले लेते हैं। और इसका जो मान है, यदि विभव हमें निकालना है तो इस मान को क्या करना पड़ेगा, 1। यानी हमारे पास एक शब्द बन गया ये एकांक धनावेश, और स्थान कौन सा, अनंत से। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, चाहे इस बिंदु तक लाएं हम, चाहे इस बिंदु तक लाएं, चाहे इस तक लाएं, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आप एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे तो आपको दिक्कत आगे चैप्टर में नहीं आएगी। मेरे हिसाब से विभव की परिभाषा क्लियर होगी। एकांक धनावेश को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। अनंत से ही क्यों लाना है, क्योंकि ये जो आवेश है अनंत पर बल नहीं लगाएगा, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, कार्य को 0 कर देंगे। हम यहां से भी आवेश को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखो यहां पर यदि आवेश मौजूद है पहले से, तो इस पे कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होगा। कार्य हो क्यों रहा होगा, क्योंकि ये आवेश इस पर बल लगा रहा होगा, और बल की वजह से हमने अभी सीखा था कि क्या होता है, कार्य। तो यहां पहले से शून्य कार्य नहीं है, कुछ कार्य है, और फिर इसको हम और नजदीक लेके जा रहे हैं इस आवेश के, तो और कार्य होगा। तो फिर यदि हमें विभव निकालना है तो इस कार्य में से इस कार्य को घटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्य कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा कार्य होगा और ये होगा कम। यहां पर बल कम लगता है इसलिए कम कार्य, और यहां पर बल का परिमाण ज्यादा होगा तो कार्य का मान क्या होगा, ज्यादा। तो हम यहां से भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस कार्य में से इस कार्य को घटाना पड़ेगा। तो सरल चीज कौन सी हो जाएगी, हमें कहां से लेना है, अनंत से। क्लियर। और देख लो आप यहां पर जैसे जैसे मैं इसके नजदीक जाऊंगा कार्य का मान क्या होता चले जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा।
तो परिभाषा हम दे सकते हैं। दूसरा हमने देखो V बराबर W/Q इसका मात्रक लिखा था, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। जूल बटे कूलम, देखो ये वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं, कार्य का मात्रक जूल और ये आवेश का भी कूलम, ये वैज्ञानिक हैं। तो अब जूल बटे कूलम है, दो मान आ रहे, हमें पढ़ाई को सरल करना है, आसान बनाना है, तो इन दो नामों की बजाय एक नाम रखना अच्छा रहता है, आसानी से याद रहता है। तो जूल बटे कूलम को ये हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। इससे हम एक जूल एक बटे ये इसको मान एक कूलम ले लें तो ये भी क्या आ जाएगा, एक वोल्ट। ठीक है, और उसकी परिभाषा भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि एक कूलम आवेश पर एक जूल कार्य करना पड़ता है तो उसके विभव का मान कितना हो जाएगा, एक वोल्ट हो जाएगा। तो हम परिभाषा भी लिख दी, मात्रक भी हो गया, और विमा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। देखो मैंने याद करो बताया था EV/, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई थी 11, ये 12 और ये हो जाएगी 13, और दोनों में से 31, यानी E की जो विमा है हम लिख सकते हैं M1, उसके बाद L1 T-3, और ये भी माइनस का होता है A-1। आप जोड़ के चीजों को आसानी से याद रख सकते हो। जब इसकी 11 माइनस के 31 है तो V की कितनी होगी, इसके बाद आया है, E के बाद E से क्या उत्पन्न होता है, V, तो इसकी विमा हो जाएगी V की M1 L2 T-3 A-1, और हमें आसानी से ये दोनों विमाएं याद रहेंगी। फ्लक्स की भी निकाल सकते हैं हम, और फ्लक्स के लिए हो जाएगा M1 L3 T-3 A-1। समझ में आ गई? आपको एक भी याद आ जाएगी तो उससे आप बाकी की अन्य को निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल करना है आपको, इन तीनों राशियों में से वो कोई सी दो राशि दे देगा, उनके मान हम पुटअप कर देंगे यहां पर, और आसानी से तीसरी अज्ञात राशि का मान हम निकाल लेंगे। इनमें से कोई भी दो दे सकता है वो, और एक आपसे पूछ लेगा। यानी परिभाषा, मात्रक, विमा और न्यूमेरिकल इस सूत्र पर क्या हो गए, क्लियर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पूरे पाठ में चलेगा, मैं उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इस पूरे पाठ की जड़ है। यानी आपको विभव सीखना है तो वो सूत्र आ जाएगा समझ में, तो आप किसी भी टॉपिक को इसके को आसानी से कर सकते हो। देखो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास विभव के लिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु को हमने कहां पर चुना है, अनंत पर, और दूसरे को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि विभव निकालने के लिए मुझे एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु पर ले जाना होगा। तो उसका जो सूत्र है वो कैसे आएगा, देखो मैं यहां पर बताऊं आपको। उधर देख लेते हैं, यहां पर देखिए आप, देखो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, हमने ये सीखा है। यदि मैं इसको R से व्यक्त करना चाहूं और विस्थापन अल्प हो तो उस विस्थापन अल्प के लिए मैं यहां पर सब ले सकता हूं dr। जब विस्थापन बहुत कम है तो कार्य भी बहुत कम हो जाएगा,
और यहाँ पर कार्य हो जाएगा dw। तो हम छोटी क्लासों की नॉलेज से ये सूत्र निकाल लेते हैं, कार्य बराबर F सदिश डॉट R सदिश। यदि ये dr है तो यहाँ पर भी कार्य छोटा सा हो जाएगा और उसे कह देंगे हम dw। तो ये सूत्र आपके क्लियर हो गया होगा। अब आप दिमाग दौड़ाइए अपना, F का जो मान है विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होता है, क्योंकि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें यहाँ F की जगह वो मान लिखना है जो विद्युत क्षेत्र की वजह से आता है। तो विद्युत क्षेत्र की वजह से आता है, देखो F सदिश बराबर होता है QE सदिश। आप देख लो इन दोनों सूत्रों को, मैं आपको बता चुका हूं। तो यदि हमारा जो आवेश है वो एक हो तो यहां पर Q की जगह क्या आ जाएगा, एक। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E सदिश। यदि Q बराबर एक है तो मैं लिख सकता हूं F सदिश बराबर आ जाएगा E सदिश। यानी एकांक आवेश पर जो बल है वो किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो देख लो आप, पहले पाठ में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा थी आप उसको भी सीख गए इसी से। यानी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आती है, उसी से हमने यहां पर बना लिया F बराबर किसके हो जाएगा, E की। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि कार्य दो प्रकार के होंगे। हम यदि आवेश को ले जा रहे हैं तो क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। यानी क्षेत्र जो है वो बल के विपरीत दिशा में होगा। आप खुद ही देखिए, मान लो मेरे पास ये आवेश है, तो जैसे विभव आएगा तुम्हारे दिमाग में ये बात घूम जानी चाहिए, कौन से बिंदु से लेके जाएंगे हम उसको, अनंत से। तो मैं इस आवेश पर जो बल लगाऊंगा वो इधर लगा रहा हूं, और विद्युत क्षेत्र है ये धनावेश है, तो इस धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा उसकी दिशा होगी विपरीत। तो हम कह सकते हैं बल इधर है और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इधर है। बल ये कौन सा है, हमारे द्वारा आवेश पर लगाया गया बल। और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है, जो ये आवेश उत्पन्न कर रहा है, धनावेश है। तो देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ऐसे, ये E सदिश होगा, और मैं इस आवेश को ले जा रहा हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा आवेश पर लगने वाला बल F सदिश। तो आप दोनों तीरों से देख सकते हो कि F सदिश और E सदिश एक दूसरे के क्या होते, उल्टे होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं F सदिश बराबर आ जाएगा माइनस के E सदिश। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ता है, इसलिए F सदिश बराबर आ जाएगा माइनस के E सदिश। तो मैं इस F की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं, माइनस के E सदिश। तो ये हो जाएगा, देखो dw बराबर हो जाएगा, F की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस के E सदिश डॉट हो जाएगा dr सदिश। अब मुझे यदि पूरा कार्य निकालना है तो पूरा कार्य निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ठीक है, मैंने बताया था आपको सतत मान है तो उसके लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। विविक्त मान है तो इसको सिग्मा के चिन्ह से जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे यदि पूरा कार्य निकालना है, कहां से कहां तक, अनंत से
इस बिंदु P तक। तो मैं यहां पर लिमिट लगा दूंगा, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dW, और इसकी लिमिट हो जाएगी अनंत से लेकर P तक। कहां से कहां तक ला रहा हूं मैं इसको? अनंत से लेकर P तक। क्लियर? क्योंकि अनंत पर कार्य 0 है और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पर ये जो dW है उसको यहां उतार सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह अनंत टू P, और ये आ जाएगा माइनस की E सदिश डॉट dr सदिश। अब यदि P बिंदु की दूरी RP है तो मैं इस P बिंदु की जगह क्या लिख सकता हूं? यहां पर RP, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके साथ चेंजिंग हो रही है? दूरी के साथ, R के साथ। तो यहां पर हमने दूरी ले ली RP, यानी कार्य का सूत्र आ गया, कार्य बराबर माइनस, इस माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा अनंत से लेकर RP E सदिश डॉट dr सदिश। और एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम विभव। मैंने अभी समझाया था। तो V बराबर किसके हो जाएगा? W के। तो मैं सूत्र को यहां पर लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा देखो आप V मैं किसकी जगह लिख सकता हूं? W की जगह। तो ये हो जाएगा V बराबर इंटीग्रल ऑफ E सदिश डॉट dr सदिश, और इसकी लिमिट है RP तक। ठीक है, तो यहां पर जो ये B आ रहा है ये हो जाएगा अनंत से लेकर कितने तक आ रहा है? ये P तक। मैं इस विभव को आपको बताना चाहूं, देखो यहां पर तो ये दो बिंदु हो गए, तो इसमें हम विभवांतर यदि निकालना चाहें तो ज्यादा विभव किसका होगा? P का। तो ये आ जाएगा BP माइनस V अनंत। आप देख लीजिए भाई, अनंत पर तो कोई कार्य नहीं है, P पर कार्य होगा, तो ये ज्यादा होगा P बिंदु का विभव। तो BP माइनस आ जाएगा V अनंत बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ E सदिश डॉट dr सदिश। आ रही समझ में? यहां तक मैंने यहां से लाया हूं, इसी से ही। ठीक है, ये दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हमें पता है चूंकि V अनंत बराबर क्या होगा? 0। अनंत पर कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा तो विभव नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, यह आ जाएगा BP बराबर माइनस अनंत से RP E सदिश डॉट dr सदिश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र प्राप्त होता है, और पूरे पाठ में इस टॉपिक में यहां तक स्थिर विद्युत विभव तक हम यही सूत्र अप्लाई करेंगे। आप अच्छी तरह सीख लेना। BP बराबर माइनस E सदिश डॉट dr सदिश। ठीक है, आप देखो यदि किसी आवेशित वस्तु की वजह से, ठीक है, आप कहीं विभव निकालना चाहते हो तो आपके सूत्र को देखते ही पता चल रहा होगा मुझे इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मुझे इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम पहले पार्ट से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जिस बच्चे को पहला जो चैप्टर है वो आता है,
तो इस विभव को निकालने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विभव निकालने के लिए हमें देखो इस सूत्र से ई की आवश्यकता होगी। अब भिन्न डेरिवेशन इसमें बहुत सारी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस सूत्र में हमें सिर्फ एक काम करना होगा, ई सदिश का मान रखना होगा, और वो हम पहले चैप्टर में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। यानी इस तरीके से जो साइंस की पढ़ाई है वो आपस में वास्तव में जुड़ी हुई है। आप एक चीज से दूसरी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपसे एक चीज छूट जाएगी तो दूसरी भी नहीं आएगी। तो आपको रेगुलरिटी से और बड़े ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है, और आपको रटना नहीं है। साइंस को अच्छी तरह से समझना है। आप समझ जाओगे तो वास्तव में आप खेलोगे, फिजिक्स को आप हवा में कर सकते हो। आप खुद ही देख लो कि ई यदि मुझे आता है तो मैं किसी भी वस्तु के कारण डेरिवेशन यदि पूछता है टॉपिक में तो मैं ई का मान लिख दूंगा। हाँ, एक चीज और आनी चाहिए, मुझे समाकलन करना आना चाहिए। ये दो चीज आती हैं तो मैं विभव भी निकाल लूंगा, और मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा कि कैसे इस सूत्र से डेरिवेशन की जाती है। ठीक है, तो आपके काम की हो नोट कर लेना। ठीक है, और मैं अब आ जाता हूं। मैंने आपको लिखाया था विद्युत विभव दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। और उसमें आपने सीखा, देखो जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। आप रटना नहीं है, जो चीज जहां ज्यादा होती है आप बैठा लो अच्छी तरह से दिमाग में। कोई भी टॉपिक हो हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाएगी, और किसी में भी गति हो रही है तो मैंने कहा था उसके लिए अंतर होना आवश्यक है। ठीक है, यानी दावांतर है तो दावांतर की वजह से वायु प्रवाहित होगी, तापांतर है तो क्या प्रवाहित होगी, ऊष्मा। ऐसी विभवांतर है तो विभवांतर की वजह से क्या उत्पन्न होगी, धारा प्रवाहित होगी, आवेश गति करेगा। तो आप ये देख लीजिए, और आपको जैसे विभव में दिक्कत आए तो आप विभव इजकल टू ये लिख सकते हो ऊंचाई। क्या लिख सकते हो, ऊंचाई, क्योंकि आप ऊंचाई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो, अच्छी तरह से आप ऊंचाई को जानते हो, तो ये समझो ऊंचाई ही विभव है। तो आप लिखिए नीचे, विद्युत विभव निम्न दो प्रकार का होता है। विद्युत विभव आप नोट कीजिए, विद्युत विभव निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डालिए आप, धनात्मक विद्युत विभव। नंबर 1 धनात्मक विद्युत विभव डालिए हेडिंग। उसके बाद आप लिखिए फिर इसमें, बस ध्यान क्या रखना है आपको, पॉजिटिव करना है तो आवेश पर, और नेगेटिव है तो आवेश स्वयं कार्य करेगा, यह ध्यान रखना है। तो आप लिखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में यदि आवेश को लाने में यदि आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश पर कार्य किया जाता है, तो यह धनात्मक विद्युत विभव कहलाता है। यह धनात्मक विद्युत विभव कहलाता है। आप देख रहे हो, मैंने सिर्फ एक शब्द से पूरी परिभाषा बता दी, आवेश पर।
क्लियर, लिख लिया। अब बताओ इसका उदाहरण क्या होगा, यानी किस वस्तु का हम विभव धनात्मक मानेंगे। तो देखो, किसी धनावेशित वस्तु को भूसंपर्कित कर दो आप। हमें उदाहरण लेना है कि धनात्मक विभव कब होगा। तो आप ये देखिए, ये कोई मान लो धनावेशित वस्तु है और इस धनावेशित वस्तु को मैंने भूसंपर्कित कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने इसको? भूसंपर्कित। ये भूसंपर्कित है। आप इससे और एक नया कंसेप्ट सीख सकते हैं कि किसी वस्तु को भूसंपर्कित करते हैं तो क्या होता है। आप खुद ही सोचो, ठीक है। कौन सा विभव होगा? धनात्मक। मैंने बताया था विभव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब आप समझेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा विभव धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। तो क्या घटना घटित होगी जैसे ही मैं इसको भूसंपर्कित करूंगा? हमें पता है पृथ्वी में सब कुछ समा जाता है। तो ये धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है कि धनावेश नहीं जाएगा, क्योंकि धनावेश गति नहीं करता है, ठीक है। तो फिर क्या घटना घटित होगी? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। धनावेश पृथ्वी में नहीं जाएगा, क्या घटना घटित होगी? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इन धनावेशों को क्या कर देंगे? उदासीन। आ रही ना समझ में? तो इस वस्तु का जो विभव है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। आ रही ना बात समझ में आपको? यानी हमको क्या करना पड़ा? ये धनावेश स्वयं नहीं गया। ये धनावेश यदि पृथ्वी में चला जाता तो हम कहते इसका विभव कैसा होता? नेगेटिव। लेकिन धनावेश नहीं जाता है, तो कौन जाता है? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अतः इस वस्तु का विभव कैसा हो जाएगा? धनात्मक। तो आप लिख लीजिए, यदि किसी धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यदि किसी धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उसके धनावेश को निरस्त कर देते हैं। अतः इस चालक का विभव धनात्मक होगा। अतः इस चालक का विभव धनात्मक होगा। आप दूसरा हेडिंग लिखिए, ऋणात्मक विद्युत विभव। ऋणात्मक विद्युत विभव, और एक शब्द यूज करना है, स्वयं। आप लिख लिए इसमें, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में आवेश स्वयं कार्य करता है, आवेश स्वयं कार्य करता है, तो इसे ऋणात्मक विद्युत विभव कहते हैं। तो इसे ऋणात्मक विद्युत विभव कहते हैं। तो आप देखिए, लिख लिया होगा आपने। अब की बार हम क्या करेंगे? इस वस्तु को कैसे ले लेंगे? ऋणावेशित ले लेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु यदि ऋणावेशित है
तो हम कह सकते हैं, देखो ये मान लो ऋणावेशित कोई वस्तु है, इस पर आवेश का मान नेगेटिव है, और ये मैंने क्या किया है, भूसंपर्कित। तो आप देखिए, क्या पृथ्वी से धनावेश आएंगे इस वस्तु पर? नहीं, तो ये आवेश स्वयं जाएगा पृथ्वी में, यानी इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी में जाएंगे। तो काम हमको नहीं करना पड़ रहा, ये आवेश स्वयं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस विभव का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, यदि किसी ऋणावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः इसका विभव ऋणात्मक होगा। क्लियर? देखो, इसके बाद हम एक परिभाषा ले लेते हैं विभवांतर की। ठीक है, सिंपल है, विभव में अंतर को ही क्या कहेंगे हम, विभवांतर। तो विभवांतर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए अब की बार हमारा जो एक बिंदु है जो हमने अनंत लिया था, ठीक है, उसकी जगह हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से और आवेश को दूसरे बिंदु पर लेके जाएंगे। ये मेरे पास इस आवेश Q की वजह से विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश Q है, और इसकी वजह से ये क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के मान लो मैं A बिंदु से और V बिंदु पर किसी एकांक धनावेश को लेके जा रहा हूं। कहां से कहां लेके जा रहा हूं, A से लेके जा रहा हूं B तक। तो A से लेकर यदि B तक जा रहा हूं तो A का विभव होगा, और फिर किसका विभव होगा, B का, यानी दोनों बिंदुओं के क्या हो जाएंगे, विभव। तो हम कह सकते हैं, देखो यदि B का विभव ज्यादा है तो ये हो जाएगा BV माइनस के VA। A का यदि ज्यादा है तो ये हो जाएगा BA माइनस के BV। यानी इन दो बिंदुओं के विभव में अंतर को ही क्या कहते हैं हम, विभवांतर कहते हैं। और ये भी क्षेत्र के विरुद्ध कैसा कार्य होगा, नेगेटिव कार्य होगा। क्षेत्र कैसे कार्य करेगा, नेगेटिव। तो आप विभवांतर हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए, अब की बार अनंत नहीं लेना हमको, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो नेगेटिव कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, विभवांतर। तो आप नोट कीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। वह विभवांतर कहलाता है। तो हम इस सूत्र के आधार पर इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, देखो BV माइनस BA बराबर माइनस E सदिश डॉट DR सदिश, और कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं हम,
ए से लेकर जा रहे हैं इसको बी तक। तो आप ये सूत्र नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी वी माइनस बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए वी अपॉन क्यू। यदि हमारे द्वारा कार्य हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी वी हम। और यदि विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य नेगेटिव, हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये विभवांतर का सूत्र। ठीक है, तो आगे आपको हम डेरिवेशन बताएंगे इसकी, ठीक है। और वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो आप यहाँ तक अच्छी तरह इसको सीख लेना और हम इन सूत्रों को अप्लाई करेंगे। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।